बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। पिछले दो टॉपिक्स में हमने पढ़ा कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स की वजह से क्या वर्क डन होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड को पहले समझ लेते हैं, ये होती क्या है। ग्रेविटेशनल फील्ड आपने 9th क्लास में भी पढ़ रखी है कि हम स्पेस में अर्थ के अराउंड एक ऐसे रीजन को नाम देते हैं जिसमें ग्रेविटी की फोर्स किसी भी अदर ऑब्जेक्ट पे ज़मीन की वजह से लगती है, ठीक है ना। यानी ज़मीन ग्रेविटी रखती है, हमें पता है। वो ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितने कवर्ड एरिया में जितनी स्पेस में लग रही होगी वो स्पेस क्या कहलाएगी, उसका ग्रेविटी फील्ड कहलाएगा, ठीक है। तो इसकी छोटी सी एक डेफिनेशन लिखी है, इसको देख लें कि स्पेस अराउंड द अर्थ, ज़मीन के गिर्द वो स्पेस इन विच ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स। अब आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है, बॉडीज को अट्रैक्ट करती है। इसका मतलब क्या है कि इसका फील्ड किस तरफ होगा, टुवार्ड्स द अर्थ होगा, ठीक है ना। तो ये जितने भी एरोज आपको नजर आ रहे हैं ये एक्चुअली एरोज किस चीज के लिए हैं, ये इस ग्रेविटी फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, ठीक है ना। ये ग्रेविटी आपकी ऑब्जेक्ट्स को डाउनवर्ड अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ग्रेविटी फील्ड की आपको समझ आ गई कि ये क्या चीज होती है। अब अगर इस ग्रेविटी फील्ड में अगर कोई ऑब्जेक्ट हम मूव करवा रहे हो तो हमने क्या पढ़ा है कि कहीं पर भी फोर्स लग रही हो और डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो तो वहां पर क्या हो रहा होगा, वर्क डन हो रहा होगा। तो उसमें हम क्या देखते हैं कि अगर आपका डिस्प्लेसमेंट, इफ डिस्प्लेसमेंट डी ये क्या हो, इज इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी फील्ड, अगर ये इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी फील्ड हो तो आपका वर्क डन यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मैंने अभी बताया कि ग्रेविटी होती है इस तरह ऊपर से नीचे की तरफ, जैसे कि यहाँ पर मैं अगर खड़ा हूं तो जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो ग्रेविटी का फील्ड किस तरफ महसूस करेगा, जमीन की डायरेक्शन में, जमीन की तरफ, ठीक है जी। तो अगर डी भी आपका डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो तो वर्क डन क्या हो जाता है, पॉजिटिव। यहां पर मैंने दो एरोज बनाए कि ये जो ब्लू कलर में एरो नजर आ रहा है ये ग्रेविटी फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी आपका देखें दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में होने की वजह से वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एंड इफ इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर ये दोनों क्या है, अपोजिट टू ईच अदर है, जैसे कि ये जो ऑब्जेक्ट मेरे पास पकड़ा हुआ है इसे मैं ऊपर की तरफ फेंकता हूं, तो जब तक ये ऊपर की तरफ जा रहा था उस दौरान इसका जो डिस्प्लेसमेंट था उसकी वजह से और फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो वर्क डन हो रहा था वो क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि आपकी ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ हो रहा है, तो दो वेक्टर्स अपोजिट हो गए, एक डाउनवर्ड एक अपवर्ड, एंगल बना 180 और एफ डी कॉस थीटा में 180 एंगल पुट करेंगे तो वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है जी। एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। हमने क्या पढ़ना है इसमें, हमने ये देखना है कि आपका जो ग्रेविटी की वजह से वर्क डन होता है क्या वो वर्क डन किसी पाथ पे डिपेंड करता है, क्या वो वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है या डिपेंडेंट ऑफ पाथ है, ठीक है जी। उसके लिए हम थोड़ी सी कंसिडरेशंस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास क्या होगा, m होगा, और वो डिस्प्लेस हो रहा होगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो पॉइंट ए से बी की तरफ एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो उस पर लग रही है वो होती है उसके वेट की फोर्स, जिसको हम क्या कहते हैं, W इज इक्वल टू mg का नाम देते हैं। अब आते हैं जी इस डायग्राम की तरफ। मैंने अभी जिक्र किया कि आप क्या करोगे, पॉइंट ए से बी की तरफ डिस्प्लेस हो जाओगे। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट ए आ गया और यहाँ पर आपको पॉइंट बी नज़र आ रहा है, ठीक है। पॉइंट ए से बी तक जो हाइट होगी या डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वर्टिकल डिस्टेंस होगा, तो उसको हाइट का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर मैंने स्टार्ट में अभी बताया कि हमने ये देखना है कि क्या ये पाथ पे डिपेंड करती है या नहीं। तो एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से बी की तरफ अगर जा रहा है उसके तीन पाथ पॉसिबल है। एक पाथ तो ये होगा कि आप क्या करो, ए से लेकर डी तक चले जाओ पहले, फिर डी से लेकर बी तक चले जाओ, इसको मैंने यहाँ पर देखे पाथ 1 का नाम दिया। पाथ 2 मैं कहता हूँ कि पॉइंट ए से पहले सी की तरफ जाओ, सी से फिर बी की तरफ जाओ, ये पाथ 2 आ जाएगा। और पाथ 3 ये जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है जिसमें वो एक कर्व्ड पाथ को फॉलो करता हुआ जाएगा। हम क्या करेंगे, तीनों पाथ्स के अलोंग वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, उनको कंपेयर कर लेंगे कि क्या वो इक्वल आता है या नहीं आता। अगर तो इक्वल आ जाए इट मीन्स कि आपका वर्क डन इन द फील्ड ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा, ठीक है जी। चलते हैं जी कैलकुलेशन की तरफ। सबसे पहले मैं देखता हूं पाथ जो ए डी और बी बन रहा है इसमें वर्क डन क्या होगा। अब जरा गौर से देखना है। सबसे पहले देखें इस ए डी बी को, आप दो हिस्सों में नजर आ रहा है आपको, एक पॉइंट ए से लेकर
डी तक और फिर डी से लेकर बी तक। पहले ए से डी तक देख लेते हैं। मैंने अभी कहा कि फोर्स कौन सी होगी, वेट की फोर्स, और वेट हमेशा क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये आपके पास आ जाएगी एम जी की डायरेक्शन, और आपका डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ। ठीक है जी। तो देखें दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, एंगल बन रहा है जनाब 90 डिग्री। तो फ्रॉम ए टू डी आपका थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। वर्क डन एफ डी कॉस थीटा, एफ आपके पास क्या है, एम जी के इक्वल है, और डी जो है ये आपके पास एच के इक्वल होता है बेसिकली। ठीक है जी। कॉज 90 डिग्री, अब आपको पता है कि कॉज 90 क्या होता है, जीरो। तो आपका वर्क डन भी क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका मतलब ए से डी तक जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो कोई वर्क डन नहीं होगा। अब आ जाते हैं कहाँ से, डी से बी की तरफ। अब इसमें देखें आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और आपकी फोर्स स्टिल किस तरफ है, ये पड़ी हुई है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मतलब क्या हुआ कि अब आप जा रहे हो ऊपर की तरफ, और जो फोर्स लग रही है उस पर ग्रेविटी की वो नीचे की तरफ। तो एम जी का वेक्टर डाउनवर्ड आ जाता है और डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर अपवर्ड आ जाता है। ठीक है। तो दो अपोजिट वेक्टर्स के दरमियान जो है आपके पास जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 180 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है जी। तो इस थीटा 180 डिग्री की वैल्यू को आप क्या करेंगे, अब वर्क डन की इक्वेशन में पुट करेंगे। जब वर्क डन की इक्वेशन में पुट किया तो आपको पता है कि cos 180 किसके इक्वल होता है जी, cos 180 होता है -1 के इक्वल। तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, अब -mg, और डी की जगह हमने क्या लिखा, ये वर्टिकल हाइट जो उसका कवर डिस्टेंस है। तो आंसर क्या आया, -mgh। हम निकाल रहे थे ए डी से बी तक, तो ए से डी तक ये आ गया, डी से बी तक ये आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका ए डी बी वर्क डन कितना आ जाएगा, -mgh। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। पाथ ए सी बी में भी इसी तरह होगा कि ए से सी तक अलग और सी से बी तक अलग। ए से सी तक अगर देखें तो अगेन आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, जो हाइट के इक्वल है, और फोर्स आपकी किस तरफ लग रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। तो अगेन आपके पास यहाँ पर एंगल कितना बन जाएगा जी, 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। और 180 डिग्री के एंगल को जब यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास अगेन आंसर क्या आ जाएगा जी, -mgh आंसर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद सी से बी तक जाएंगे तो जो केस ए से डी तक देखा सेम सी से बी तक होगा। आपकी वेट की फोर्स डाउनवर्ड हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन में आ जाता है, एंगल 90 डिग्री बना, तो वर्क डन क्या हो गया, 0 हो गया। आपने ए सी बी का वर्क डन निकाला तो वो टोटल बन जाता है अगेन -mgh, प्लस 0 करेंगे तो -mgh आ जाएगा। दो पाथ का वर्क डन हमने निकाला वो -mgh बना। अब आते हैं जी थर्ड पाथ की तरफ। थर्ड पाथ हमने कहा कि ये क्या होता है, दैट इज अ कर्व्ड पाथ। ठीक है जी। अब ये कर्व्ड पाथ है तो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि आप क्या करोगे, इसको छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर लोगे। कैसे, इस पूरे के पूरे वर्टिकल डिस्टेंस को ये देखें मैंने छोटे छोटे स्टेप्स में चेंज कर लिया, जिसमें हर स्टेप जो है वो अलग हाइट रखता है। डेल्टा y1 उसको नाम दे दिया, सेकंड को डेल्टा y2, 3 4 5 6 चलते चलते कहाँ तक चले गए, yn तक चले गए। ठीक है जी। क्योंकि हम जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं वो फॉर्मूला आपके पास है एफ डी कॉज ऑफ थीटा। अब ये एफ डी कॉज ऑफ थीटा आपका कांस्टेंट फोर्स के लिए होता है। तो हम ये सपोज करेंगे कि ये जो छोटे छोटे इंटरवल्स हैं इनमें आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी लीनियर रहेगा, और जो आपकी फोर्स होगी वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है जी। तो इस वजह से हमने इनको डेल्टा y1 y2 में डिवाइड कर लिया। अब फॉर्मूला लगाएं, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, फॉर्मूला एफ डी कॉस थीटा, फोर्स एम जी, डी की जगह अब क्या आ जाएगा, डी था आपका डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखें डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है इन छोटे छोटे टुकड़ों में, पहला डेल्टा y1, डेल्टा y2, 3 4 5 6 n। तो यहाँ पे मैंने नोट कर लिया कि आपका जो टोटल कवर डिस्प्लेसमेंट है वो ये इनके समेशन के बराबर होगा। ठीक है। और दूसरी चीज कि आपका एंगल यहाँ पर कितना होगा, तो देखें डिस्प्लेसमेंट आपका स्टिल किस तरफ है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और वेट की फोर्स किस तरफ एक्ट कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो एंगल कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। कॉज में हम एंगल क्या पुट कर देंगे, 180 डिग्री। अब देखें ये कॉज 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, ये जनाब इक्वल होता है -1 के। ठीक है जी। तो -1 जब आप यहाँ पुट करोगे ये -1 क्या होगा, mg से मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ जाएगा। और ये जो हमने ब्रैकेट में डिस्टेंस लिखा या डिस्प्लेसमेंट लिखा, ये डिस्प्लेसमेंट देखें टोटल किसके इक्वल है,
इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की हाइट के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ये डेल्टा y1 प्लस y2 और yn किसके इक्वल है, हाइट के इक्वल। तो ये h यहाँ पे पुट कर दिया, थर्ड रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, माइनस mgh आ गया। ठीक है जी। अब देखें इक्वेशन 1, 2 और 3, इन तीनों को जब हमने कंपेयर किया तो हमें क्या पता चला कि तीनों का आंसर देखें क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ए बी सी, ए डी बी या ए बी, तीनों पाथ्स का वर्क डन क्या है, माइनस एम जी एच है। इट मीन्स के आप किसी भी पाथ को फॉलो कर लो, आपके पास वर्क डन जो है वो एक जैसा ही रहेगा एक मैस के लिए, ठीक है ना। तो इट मीन्स के वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, यही चीज हमने प्रूव करनी थी। और याद रखेंगे ऐसा वर्क डन जो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो, तो जिस फील्ड में वो मूव कर रहा है वो फील्ड क्या कहलाती है, कंजर्वेटिव फील्ड कहलाती है, ठीक है। द फील्ड इन विच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ या वर्क डन इन क्लोज पाथ बी जीरो इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड। क्लोज पाथ यानी कि ये देखिए ये क्लोज पाथ बन रहा है पॉइंट ए से लेकर बी तक, इसमें जितने भी वर्क डन आपके पास आए 1 2 3, इन तीनों का समेशन लेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके पास जो वर्क डन हुआ वो क्लोज पाथ में हुआ। आप एक पॉइंट से स्टार्ट करते हो दूसरे पॉइंट पे एंड कर लेते हो। जैसे सपोज मैं कहता हूँ कि यहाँ से आपने स्टार्ट किया, आप यहाँ गए, फिर आप यहाँ गए, फिर आप यहाँ गए और वापस उसी पॉइंट पर आ गए, तो देखिए पाथ क्या बना, क्लोज पाथ बना। तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फिजिक्स ये कहती है कि जहां से आपने मोशन स्टार्ट की एट द एंड ऑफ इंटरवल आप उसी पॉइंट पे आके रुक गए हो, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो ऐसी कोई भी फील्ड जिसमें क्लोज पाथ का वर्क डन जीरो आ जाए या वो वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, कंजर्वेटिव फील्ड कहेंगे। जिसके एग्जांपल्स क्या हैं, एक तो ग्रेविटी फील्ड अभी पढ़ा, इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है या इलेक्ट्रिकल फील्ड भी कंजर्वेटिव होती है, इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स जो है ये भी कंजर्वेटिव होती है। इसका जो अपोजिट है वो क्या है, नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है ना। अब जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है बेटा वो क्या होती है, डिपेंडेंट ऑफ पाथ। जैसे कि अगर हम बात करें किस चीज की, फ्रिक्शनल फोर्स की, ठीक है जी, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो क्या करेगी, पाथ पे डिपेंड करेगी, पाथ डिपेंडेंट, ठीक है जी। तो ये फोर्स जो है आपके पास एग्जांपल कौन सी है जी इसकी दी गई बुक के ऊपर, वो दी गई है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, ये दो रफ सरफेसेस के दरमियान फोर्स होती है जो कि डिपेंड करेगी पाथ पे, कि आपने कौन सा पाथ इन द फील्ड फॉलो किया है, ठीक है जी। ये पाथ पे डिपेंड होने की वजह से क्या बन जाती है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बन जाती है, ठीक है जी। यहाँ तक हमने कंजर्वेशन ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ा, कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में पढ़ा।